हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो सके। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हिट करेगा क्योंकि मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में सेलेक्ट किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, लिखा हुआ है पेयजल जो पीने वाला जल है उसे जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो उसमें जीवाणु होते हैं उसको दूर करना है तो हमें किस चीज का प्रयोग करना है, और जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं वो जल। तो अगर आप यहां लिखा हुआ है CaOCl2 या CaCl2 या फिर CuCl2 या फिर CaCO3। अब अगर आप अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप पढ़ लो, वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है सब कुछ। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा CaOCl2। क्या होगा? CaOCl2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ। अगला है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? अगर आपने धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। एंटीमनी का नाम आपने सुना होगा जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा था, वो टॉपिक है, अभी आपको पता चल जाएगा। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु एंड डी ऑप्शन है मिश्रित धातु। अब आप लोग गेस कर सकते हो आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि वो मैं जब आपको उपधातु वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था एंटीमनी, और एंटीमनी जो है आपका वो है उपधातु ही है। क्या है? उपधातु ही है एंटीमनी। ठीक है, तो यहां से एंटीमनी आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीमनी आखिर है क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये जो वृक्क है यानी कि किडनी यहाँ किससे संबंधित है? ए पोषण से, या बी श्वसन से, या सी उत्सर्जन से, या डी परिवहन से। अब अगर आप लोग जैव प्रक्रम का चैप्टर पढ़े हो तो ये जानते होंगे क्योंकि ये जो है मनुष्य में वृक्क जो होता है, वृक्क एक तंत्र है, वो किससे संबंधित है पहले मैं आपको बता दूं। जब मैं पढ़ा रहा था उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जन का बहुत बड़ी या फिर इंपॉर्टेंट भाग है वृक्क, जो कि एक जोड़ी पाया जाता है किडनी। अब इसमें जो है ना उत्सर्जन तंत्र से ये संबंधित है, ये याद रखना, जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन, यानी कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि निषेचन इसमें नहीं होता है, परागण होता है, लेकिन वही काम है, परागण एक प्रकार से निषेचन ही है। तो यहां आपको बताना है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। लाइकेज एक तो फल में बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहां आप लोग सोचोगे आखिर कौन सा फल में बदल जाता है। यहां आपका लिखा हुआ है पुंकेश्वर, अंडाशय, बीजांडकाय या फिर वर्तिका। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो पुष्प का अंडाशय होता है, अंडाशय, ठीक है, वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग है वो जो होता है वो फल में बदल जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो यहां से आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत इजी तरीके से बता भी दिया। पांचवा क्वेश्चन देखो कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। जो एक मनुष्य स्वस्थ है तो उसके आंख एकदम स्वस्थ है, ना उसमें कोई दोष है ना कुछ है, तो उसके लिए जो दूरबिंदु होगा वो क्या होगा? आपका लिखा हुआ ए 25 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी इनफाइनाइट। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? देखो, आपको ये बताना है कि स्वस्थ मनुष्य है, उसके आंख में कोई भी दोष नहीं है, तो वो बहुत दूर तक देख सकता है जहां तक उसकी आंख की रोशनी है। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक देख सकता है, जहां तक मतलब उसे कोई मतलब रुकावट ना उत्पन्न करे तहां तक वहां देख सकता है, अगर उसके आंख में कोई भी दोष नहीं है। तो यहां से मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब की बार ज्यादा पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन बाय लाइन यानी कि
खूब ज्यादा करा रहा हूं। अब आप लोगों के पास आ गया है भैया अगला प्रश्न, जो कि आपको लिख लिख कर मैं समझाने वाला हूं और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सोचना पढ़ना। देखो लिखा हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट से है, यानी कि अम्ल क्षार लवण। लिखा हुआ है क्या क्षारकीय विलयन में H+ यानी कि ये है AQ, यानी कि आपका H+ आयन, यानी कि H+ जिसमें आयन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। मैंने बताया था वे विलयन जिसमें H+ आयन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। लेकिन जब क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? अगर ये H+ आयन अम्लीय में होता है तो वो अम्लीय कहलाता है। अगर क्षारीय में भी H+ आयन है, आखिर में उसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ये आखिर क्षारीय कैसे है? ये भी तो अम्लीय होना चाहिए। लेकिन अब आपको मैं इसका डिस्कशन करूंगा लिख लिख कर, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां लिख लिख कर समझा। तो पहले तो आप समझ लो, यहां मैं एक चीज लिखता हूं, हाँ का शब्द है कि क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होता है, लेकिन वो क्षारीय होता है। अब मैं आपको लिख लिख कर समझाता हूं। जो क्षारकीय विलयन होते हैं, यानी कि जो क्षारीय विलयन होते हैं, विलयन में भी क्या होते हैं? H+ आयन होता है, H+ आयन होता है, होता या होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब अगर होते हैं तो यहां लिख लो परंतु, परंतु क्षारकीय विलयन जो होते हैं, क्षारकीय विलयन में जो H+ आयन है, क्या है? H+ आयनों की मात्रा, जैसे जो क्षारकीय विलयन होते हैं उसमें H+ आयनों की मात्रा जो होती है अम्लों में उपस्थित H+ आयनों की मात्रा से बहुत बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अगर उसमें भी H+ आयन होते हैं, लेकिन जो क्षारकीय विलयन होता है उसमें बहुत कम होता है, इसलिए ये क्षारीय होते हैं, यहां आपको मैंने कैसे समझाया? बहुत इजी तरीके से समझाया। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां अब आपको इसमें क्या दिक्कत है? कहने का अर्थ है कि हाँ, क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, लेकिन जो क्षारीय विलयन होते हैं और अम्लीय विलयन, अगर एक जगह ऐसे क्षारीय विलयन रख दिया जाए और एक में अम्लीय विलयन, ठीक है, तो ये जो क्षारीय विलयन होता है ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। तो क्षारीय विलयन में बहुत बहुत कम अम्लीय यानी कि H+ आयन पाया जाएगा, लेकिन अम्लीय विलयन में बहुत ज्यादा H+ आयन पाए जाएंगे, इसीलिए ये अम्लीय होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया क्या क्षारीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर होते हैं तो यह क्षारीय क्यों होता है? अगला समझो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये आपका कार्बनिक यौगिक में से है, जो कि आपका चौथा चैप्टर है, कार्बन तथा उनके यौगिक। लिखा हुआ है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ? इसका नाम तथा सूत्र लिखिए। देखो अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा कि अगर प्रयोगशाला में जैसे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें सबसे मतलब पहले किस कार्बनिक पदार्थ का मतलब निर्माण हुआ, उसका सूत्र भी लिखना है एंड नाम भी लिखना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, 100% एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वो है यूरिया, इसका आंसर समझ लो, वो है यूरिया, जो मतलब खेत में काम आता है। ठीक है, यूरिया। बट यूरिया का सूत्र क्या होता है याद रखो, मैं आपको बता देता हूं, NH2CO NH2 ये है यूरिया का सूत्र, और यही है आपका यूरिया जो है वो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है, यानी कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो कार्बनिक यौगिक में आपको समझ में आया ये कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे में VIMP लिया हूं, इसलिए आप लोग जरूर याद रखना हर एक क्वेश्चन।
अगला देखो, अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार का महत्व समझाइए या बताइए। तो अब परिवार नियोजन की बात आ गई, और परिवार नियोजन आपको समझ में भी आ रहा होगा, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया है परिवार नियोजन। अभी मैं आपको लिखकर समझाऊंगा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि जो छोटे परिवार हैं इनका क्या महत्व है। लाइक छोटे परिवार का क्या महत्व है, वो मतलब छोटा परिवार क्यों अच्छा है, एक प्रकार से छोटा परिवार अच्छा होता है। तो यहां मैं आपको उत्तर लिख कर समझा रहा हूं। देखो, परिवार जो होता है, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण हेतु, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या, जो बच्चों की संख्या है सीमित, यानी कि बच्चों की संख्या सीमित, ठीक है, कर परिवार, ऐसा नहीं कि 10 बच्चे हो जाएं, 12 बच्चे हो जाएं, और मतलब ऐसा नहीं होता। परिवार को नियोजित रखो, कम रहें, 2-3, 1-2 इतना बहुत है, ठीक है। परिवार को नियोजित, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। चलो इतना तो आपको समझ में आएगा। परिवार नियोजन यही है कि परिवार कल्याण हेतु, अगर आपको परिवार का कल्याण चाहिए तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी, अगर मतलब बच्चों की संख्या अगर सीमित होगी, क्या होगी, सीमित होगी, तो क्या होगा, अगर बच्चों की संख्या सीमित होगी, सीमित होगी तो परिवार, बच्चों की संख्या अगर सीमित होगी तो परिवार जो है, जो परिवार है मतलब परिवार है ज्यादा या फिर अधिक, अधिक सुखी, अधिक सुखी, तो क्या होगा कि अधिक सुखी तथा जीवन का अच्छा रहन सहन होगा। अगर देखो, अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है, कम धन है, और आपके पास बच्चे हैं 2, तो भाई इनको आप अच्छे से खिला पिला सकते हो, रहन सहन यानी कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर इसी के स्थान पर आपके बच्चे हैं 8 और आपके पास धन नहीं है, तो आप इनके लिए अगर छोटा मोटा काम मतलब कपड़ा ही लाना होगा तो आई होप कि 1000 तक बैठ जाएगा, 1000 से ऊपर 2-3 हजार। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा गरीबी छा जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब दुख का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों की संख्या सीमित रखो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बस बहुत है। तो यही है परिवार नियोजन और छोटे परिवार का महत्व, ठीक है। आपको यहां से ये चीज समझ में आ गई होगी, और आपको और कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही है। यहां अब देखो अगला क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगा अथवा अभिलंब से दूर हटेगा। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग सोच रहे हो इसका क्या आंसर होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, यह प्रकाश का अपवर्तन, जो आपका प्रकाश का अपवर्तन की प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन ऐसे आता है अपने मतलब विलंब की तरफ झुक जाता है या दूर चला जाता है। तो हम इसका उत्तर लिख लिख कर मैं आपको समझा दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, एक भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं रहेगा। यदि जो वायु है, वायु में गमन करती, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, जो प्रकाश की एक ही किरण जो वायु में गमन कर रही है, अब वायु में गमन कर रही है तो जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में क्या करती है, तिरछी प्रवेश करती है, तिरछी प्रवेश करती है। अगर तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो क्यों झुक जाएगा अभी आपको मैं बताता हूं। यह जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा।
क्यों झुकेगा अभी मैं बता दूं। देखो, जल जो है, जल में प्रवेश करने पर उसका वेग कम हो जाता है। जल में प्रवेश करने पर उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, देखो जो जल है ना बच्चा पार्टी, यदि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की चाल, वायु जो है, वायु एक सरल माध्यम है और जल, वायु की अपेक्षा जल जो है वो सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। सरल मैंने कहा था लेकिन विरल मान लो, विरल माध्यम है, वो सघन माध्यम है। ठीक है, और विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में आती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ और इसका वेग भी कम हो जाता है क्योंकि वायु जो है उतना कठोर, मतलब जल की अपेक्षा कम उसमें मतलब बल लगाना पड़ता है। और अगर जल में आप चलते हो तो आप धीरे चलोगे, लेकिन अगर वायु तो हमेशा होता है और उस पर आप चलोगे तो तेज चलोगे। बस यही इतना डिफरेंस है और बहुत कुछ और है नहीं। यहां देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो भाई आप लोग जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जानते हो, मेरी इच्छा करी कि आप जानते हो। अब आपको भले ही याद ना आ रहा हो, भले ही आप उसको भूल रहे हो, लेकिन आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये होता है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11 है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपकी धारा है, यानी कि आई है। एंड प्रति सेकंड चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड की बात हुई है तो आप मान लो, मानना पड़ेगा क्योंकि माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, देखो माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने n मान लिया तो आप एक छोटा सा फार्मूला लगाओ, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, वो आप यहां करो प्रति एकांक समय, यानी कि जो धारा होता है I बराबर Q इंटू टी। ठीक है, यानी कि Q बराबर I इंटू टी, तो I बराबर नहीं Q, देखो यहां आपका I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान टी होता है, I बराबर Q अपान टी। तो यहां अब आपको लिखना है प्रति एकांक या फिर प्रति सेकंड लिख दूं, प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना, अभी आपको सरल लगेगा। सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। ठीक है, अब यहां आपका धारा 1.6 है इंटू यहां जो मैंने यहां आपका 1.6 है, बराबर लगा लो। यहां मैंने प्रति एकांक को n माना है, ये n मैंने माना है ना, कहाँ माना ये। एंड यहाँ आपका जो मतलब आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और तो कुछ है नहीं। अब आपको n ज्ञात करना है, n, तो n आप इधर रखो एंड ये वाला जो है ये आपका 1.6 आप यहाँ रख दो, ये वाला नीचे जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 से 1.6 कट जाएगा और ये 19 है तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात है, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही आप विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, और यहाँ
En मैंने मान लिया इसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो ये आपका लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने 11 IMP क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए साइंस के। तो यहाँ से अगर आपको ये क्लास 10 साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँ। फिर भी आप लोग इस चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखो, क्योंकि मैं आपको लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर भी चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ऑलरेडी मैंने बनाकर दे दिया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना चुका हूं। अब आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर एंड हाफ ईयरली को लेकर अच्छे अच्छे वीडियोस लाए जाएंगे, तो यहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।